हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 हिस्ट्री के नोट्स स्टार्ट करेंगे। इसमें सिर्फ नोट्स कवर नहीं होंगे, मैं आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। तो सबसे पहला चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस, कैसे कैसे चेंजेस आए हैं एंड किस फॉर्म में आए हैं, वो हम इस चैप्टर में पूरा इसी के बारे में है ये चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। कार्टोग्राफर इज़ अ पर्सन हु मेक अ मैप। जो लोग मैप्स बनाते हैं उनको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। इसकी स्पेलिंग आप लर्न कर लेना, 1 मार्क्स में ये पूछा जाएगा। अब यहाँ से बेसिकली चैप्टर शुरू होता है। मैप 1 और मैप 2 आपकी बुक में सबसे पहले इस तरीके का एक मैप 1 दिया होगा और फिर दूसरे पेज पे ये वाला दिया होगा। ये है मैप 2 और ये है मैप 1। जो मैप 1 है ये बनाया गया था 1154 सेंचुरी में एंड इसको बनाया गया था 1720s में बनाया गया था मैप 2 को, ठीक है। एंड मैप 1 को एक अरब जियोग्राफर ने बनाया था जिनका नाम था ऑल इद्रिस। ध्यान से आपको हर नाम पढ़ने हैं, ठीक है। डिफरेंस में भी पूछा जा सकता है या फिर सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि मैप 1 के बारे में बताओ, या फिर पूछा जाएगा मैप 2 के बारे में बताओ, या फिर दोनों का डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। तो ये आपके पास पॉइंट्स में है। ये मैप 1 ये ऑल इद्रिस ने बनाया था, जो कि एक अरब जियोग्राफर थे। ओके, जियोग्राफर थे, कार्टोग्राफर नहीं थे, जियोग्राफर थे। अब नेक्स्ट मैप 2, ये जो आप मैप 2 देख रहे हो इसको बनाया गया था फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। लैंग्वेज इज अरेबिक एंड प्लेसेस लाइक कनौज, जिसको हम पहले कनौज कहते थे, क्यू से स्टार्ट होती थी जिसकी स्पेलिंग, आर ऑल्सो मार्क्ड इन अरेबिक। इस जो ये वाला जो मैप है इसमें जितनी भी जगहों का नाम लिखा है वो अरेबिक में लिखा है। आप देख सकते हो कि नेम भी अरेबिक्स में लिखे हैं प्लेसेस के, और लैंग्वेज भी अरेबिक में ही है। एंड इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो फ्रेंच है। अब बात आती है मेन पॉइंट, ठीक है, कि क्या मेन इसमें जो है दोनों का मेन पॉइंट क्या है। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो श्रीलंका है वो टॉप पर है। इंडिया के मैप में श्रीलंका होता कहाँ है, बेसिकली नीचे, बट यहाँ पर आप देखोगे तो श्रीलंका टॉप में है। तो यही चीज़ है, साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड द नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया वहाँ है जहाँ हम सोचते हैं कि नॉर्थ इंडिया होता है। नॉर्थ इंडिया जहाँ हम सोचते हैं वहाँ पर क्या है, साउथ इंडिया है। एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड, श्रीलंका जो आइलैंड है वो टॉप पर है, ठीक है, यही बताया गया। नेक्स्ट है दिस मैप इज मच मोर फेमिलियर टू अस एंड दिस मैप वॉज यूज्ड बाय द यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स टू देयर वॉयजेस, ठीक है। ये मैप तो हम सब जानते ही हैं अच्छे से, तो आप ये लिख सकते हो। एंड ये मैप्स कौन यूज़ करते थे, यूरोपियन सेलर्स यूज़ करते थे, ठीक है। यूरोप में जो सेलर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, जब वो निकलते थे किसी अपने ट्रिप वगैरह पे किसी चीज़ पर भी छानबीन में, तो वो इस मैप को कैरी करते थे। कौन, यूरोपियन सेलर। अब नेक्स्ट है पीरियड यूज बाय मीनिंग। 13th सेंचुरी में मेंट एरियाज ऑफ, जो मिन्हाज ई सिराज एक क्रॉनिकलर थे अब इसका मतलब क्या है, हिंदुस्तान जो टर्म है उसको एक्सप्लेन किसने किया था, कैसे किया था। तो 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान टर्म को बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग वे में डिस्क्राइब किया था। मिन्हाज ई सिराज जो एक क्रॉनिकलर थे उनका मानना क्या था, उनका मीनिंग क्या था कहने का, एरियाज़ ऑफ पंजाब, पंजाब के जो एरियाज़ हैं, हरियाणा और जो गंगा और यमुना के बीच में लैंड है, एरियाज़ डेट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान के अंडर में जो एरियाज़ कंट्रोल में, उनके जो कंट्रोल में, इसको वो बेसिकली हिंदुस्तान मानते थे। इससे रिलेटेड हिंदुस्तान वर्ड को वो समझाना चाहते थे लोगों को। 14th सेंचुरी में अमीर खुसराओ ने ये हमारे हिंदुस्तान का जो हिंद टर्म है उसका मतलब इन्होंने बताया कि नो पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग, नेशनल, ठीक है, जिसका मतलब हिंद का मतलब क्या है, नेशनल। फिर है अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर ने बताया कि डिस्क्राइब द जियोग्राफी, उन्होंने हमारे इंडिया की जियोग्राफी बताई। द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हमारे इंडिया में किस तरीके के फोना, प्लांट्स वगैरह, क्या कल्चर पाया जाता है, ये बताया था। और आज हम कैसे जानते हैं इंडिया को, आज हम इंडिया को जानते हैं मॉडर्न नेशन स्टेट से। तो आप देख सकते हो कि 13th सेंचुरी में क्या मतलब था हिंदुस्तान वर्ड का, 14th सेंचुरी में क्या था, 16th सेंचुरी में क्या था, और टुडे आज मॉडर्न टाइम में वी ऑल, हम लोग इस टर्म को किस तरीके से यूज़ करते हैं। जब इंडिया कोई बोलता है या हिंदुस्तान कोई बोलता है तो हिंदुस्तान एक मॉडर्न नेशन स्टेट है, ओके। तो ये आप लिख सकते हो जब ये पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान वर्ड को डिस्क्राइब करो। अब नेक्स्ट है, जब आप ये नोट्स लिख रहे हो, ये टेबल आपने बना ली, अब इसके नीचे ये क्वेश्चन 1 नहीं करना, इधर स्टार मार्क कर लो कि हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरनर इन द पास्ट। पास्ट में, पुराने टाइम, आज फॉरनर किसे कहोगे, आज फॉरनर उसे कहोगे ना जो इंडिया के बाहर से आया है, ठीक है, अफ्रीका से आया है, अमेरिका से आया है, कहीं से भी आया है इंडिया में, तो उसको आप फॉरनर कहोगे। लेकिन पुराने टाइम पर फॉरनर किसे कहा जाता था, एनी स्ट्रेंजर हु डिड नॉट बिलोंग टू अ सर्टन सोसाइटी और कल्चर वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज वॉज रिगार्डेड एज अ फॉरनर। अब इसको यहाँ से यहाँ तक समझो, कोई भी स्ट्रेंजर जो एक सोसाइटी, अब जैसे एक ये सोसाइटी है, ऐसी सोसाइटी बहुत सारी मिलकर पूरी इंडिया बनी है,
तो इस सोसाइटी से अगर इस सोसाइटी में कोई बंदा आ गया तो वो इस सोसाइटी के लिए फॉरेनर है, ठीक है। ये सोसाइटी 1 है, ये सोसाइटी 2। 1 के लिए 2 फॉरेनर है, 2 के लिए 1 फॉरेनर है, ठीक है। आज तो दूसरे देश से आए तो हम फॉरेनर कंसिडर करते हैं, बट पुराने ज़माने में अगर दूसरे कल्चर से भी बिलोंग करते थे या दूसरे सोसाइटी से भी अगर कोई आ जाता था तो उसको हम फॉरेनर कंसिडर कर लेते थे, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रेंजर जो आपकी सोसाइटी से नहीं बिलोंग करता है या फिर आपके गांव से नहीं बिलोंग करता है और अगर वो आपके गांव में आ गया तो फिर आप बोलोगे कि वो एक फॉरेनर है। फॉर एग्जांपल कोई भी फॉरेस्ट ड्वेलर है, ठीक है, जंगलों में जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो छानबीन करते हैं, जो जिनका फॉरेस्ट में काम होता है, वो क्या है, फॉरेस्ट ड्वेलर है। अगर वो फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं, अगर उनके फॉरेस्ट में कोई सिटी का आदमी आ जाता है, कोई सिटी का, उनके जंगल में कोई सिटी का आदमी आ जाता है तो वो उसको फॉरेनर मानने लगेंगे, भले इंडिया में ही हो। बट 2 पीपल बिलोंगिंग टू द सेम विलेज, अब जैसे एक गांव है, ठीक है, एक गांव है, एक गांव में अगर 2 बंदे रह रहे हैं, एक गांव में 2 पीपल्स रह रहे हैं, सेम विलेज में रह रहे हैं, वो फॉरेनर्स नहीं होंगे। अगर वो सेम अलग अलग रिलीजन के हैं तो भी फॉरेनर नहीं होंगे, तो भी फॉरेनर नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई दूसरे गांव से अगर आ जाता है तो वो फॉरेनर होगा। समझ रहे हो बात को, कि एक ही गांव में 2 लोग अगर रह रहे हैं तो वो फॉरेनर नहीं कहलाएंगे। दूसरे गांव से अगर उनके गांव में कोई आ जाता है तो उनको हम फॉरेनर कहते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो इन द 3 पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक, सेकंड पॉइंट ये फॉर एग्जाम्पल, और थर्ड पॉइंट ये बट 2 पीपल, इसकी ये कंडीशन है एक। नेक्स्ट है, अब ये जो आज इतनी बड़ी हिस्ट्री लिखी गई है, इसके कुछ सोर्सेज कहाँ से ये पूरा हिस्ट्री क्या हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिली। तो मेजर सोर्सेज जो है कॉइन्स से, आर्किटेक्चर से, इंस्क्रिप्शन से, कॉइन्स से, टेक्सचुअल रिकॉर्ड, मतलब जो पुराने टाइम पे जो लोगों ने लिख रखे थे रिकॉर्ड्स, उससे हमें बहुत सारी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिली है। द पीरियड फ्रॉम 700 एनो डोमिनी AD टू 1750 एनो डोमिनी सॉ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द टेक्सचुअल रिकॉर्ड। इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़े हैं, बहुत सारे, मतलब इतने सारे रिकॉर्ड्स हमें मिलते गए पुराने टाइम के। तो आज ऑब्वियसली हमारी हिस्ट्री आज बहुत ज़्यादा बड़ी है और इंडिया की खुद की अपनी हिस्ट्री है। द रीज़न वॉज ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द पेपर एंड इट्स लो कॉस्ट। कारण ये है क्योंकि उस टाइम पे पेपर भी, आजकल तो पेपर कितना ज़्यादा लो कॉस्ट है, कितना ज़्यादा ईजी जो है मिलता है। पुराने टाइम पे क्या होता था कि कहीं पर भी जो है, जहाँ पर भी मिला वहीं पर इन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखना शुरू कर दी। नेक्स्ट है, पीपल यूज अ पेपर टू राइट अ होली टेक्स्ट। पीपल पुराने टाइम पे पेपर को किस लिए यूज़ करते थे? होली टेक्स्ट लिखने के लिए, क्रॉनिकलर्स ऑफ द रूलर्स, राजा के बारे में लिखने के लिए, ठीक है, कि राजा जो लिखवाता था, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, जो भी साधु वगैरह, जो भी जुडिशियल रिकॉर्ड, जो भी वो लोग टीच करते थे वो सब लिखते थे। एंड फॉर द रजिस्टर ऑफ अकाउंट टैक्सेस, अगर कोई हिसाब रखना है तो वो भी वो पेपर्स पे लिखा करते थे। मतलब बहुत ज़्यादा जो मेन चीज़ें थी पुराने टाइम पे वो पेपरों पे लिखी जाती थी, बाकी वैसे पत्थर वगैरह पे लिख देते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। अब जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई, मैन्यूस्क्रिप्ट कुछ इसी तरीके की, ठीक है, जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्ट की, ठीक है, आजकल के लोगों ने, रूलर्स, जो भी रूलर्स ने लिखी थी, जितनी भी टेम्पल्स में हमें मैन्यूस्क्रिप्ट मिली, उन सबको हमने अच्छे तरीके से लाइब्रेरीज में स्टोर करके रखा है एंड आर्चीव्स में स्टोर करके रखा है। आर्चीव्स क्या होता है? एक प्लेस जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information। इस मैन्यूस्क्रिप्ट से, इन डॉक्यूमेंट्स से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, हमारे हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, बट इतना हम उसको यूज़ नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा लैंग्वेजेस को आज भी कन्वर्ट नहीं कर पाए हम लोग, इसलिए हमारे वो यूज़ की नहीं है। देर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपी मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे पुराने टाइम पे, तो जो स्क्राइब्स होते थे, ठीक है, जो राजा के, जो भी राजा ने रखे होते थे स्क्राइब्स, वो लोग हाथ से मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी करते थे, ठीक है। आजकल प्रिंटिंग प्रेस से कितने सारे पेपर को आप कॉपी कर सकते हो, तो वहाँ पर पुराने टाइम पे स्क्राइब्स को करना पड़ता था, तो थोड़ी बहुत लिखावट चेंज हो जाती थी। अब आपके बुक में जो है साइड में ऐसे ये कुछ ऐसे पिक्चर दे रखे हैं, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको MCQs में पूछा जाएगा। ये वाली जो स्टाइल है ना, ये एक लिखने वाली स्टाइल है, और एक ये वाली जो स्टाइल है ये है नास्तिक स्टाइल, ठीक है, जो लेफ्ट पर है ये नास्तिक स्टाइल है। इसको आप कर्सिव एंड ईजी कहते हो, ये पढ़ने में भी आसान होती है एंड ये कर्सिव है, अच्छे से लर्न कर लेना। ये वाली नास्तिक स्टाइल है जिसको जो कर्सिव है एंड ईजी टू रीड है। फिर है ये शिखास्ते, ये कौन सी स्टाइल है? शिखास्ते, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंसर है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप देख ही पा रहे हो कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर, 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे ज़ियाउद्दीन बरानी, कुछ इस तरीके से इनके ये फोटो है यहाँ पर। रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356, इन्होंने अपना सबसे पहला क्रॉनिकल 1356 में लिखा था, एंड फिर दूसरा वर्जन इन्होंने 2 साल
बाद लिखा था। बट इन्होंने 2 वर्जन लिखी, ठीक है। पहली वर्जन इन्होंने 1356 में लिखी थी और दूसरी वर्जन 2 साल बाद लिखी थी। लेकिन आज तक जो पहली वर्जन है, आज तक नहीं, 1960s तक पहली वर्जन हमें मिली ही नहीं, हमें दूसरी वर्जन मिल गई थी, ठीक है। वो कहीं लाइब्रेरी के कलेक्शंस में ही खो गई थी, ठीक है। 1960 तक नहीं मिली, फिर उसके बाद मिल गई थी। Next, there was a large scale and variety of the developments occurred over the period between the 700 AD and 750 AD, which make it challenging for the historians to make it available for the study, ठीक है। लार्ज स्केल में ये हमने देखा ही, अभी मैंने ये जो लाइन है कि लिखी कि 700 AD से 1750 AD तक इतने सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज़ हुए, इतने सारा हमको मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिला, इतना सब कुछ मिला, तो ये हमारे लिए एक तरीके से चैलेंजिंग था, ठीक है। हम इसको, ये हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था हिस्टोरियंस के लिए। नेक्स्ट है तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ इन इरिगेशन, फिर आपका ये एक नेक्स्ट पैराग्राफ में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये एक ही लाइन में सिंपल सी बात है कि नई नई टेक्नोलॉजीज आई धीरे धीरे इरिगेशन, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है कि कैसे कैसे चेंजेस 1000 ईयर्स तक आए। आपने देखा पेपर, पहले पेपरों में क्या किया जाता था, बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी वही लिखी जाती थी, लेकिन अब आगे आते थे, आज तो हम जो भी छोटी बहुत चीज़ें होती है पत्थर पर नहीं लिखते, हम पेपर पर ही लिखते हैं। कोई भी छोटी मोटी चीज़ होती है तो पेपर पर लिखते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज़, अब धीरे धीरे क्या हुआ, इरिगेशन की नई टेक्नोलॉजी आई, एग्रीकल्चर की, क्राफ्ट की, एंड वॉरफेयर अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आई, ठीक है। वॉर में लड़ने के लिए भी नई नई चीज़ें आई। ट्रैवलिंग फॉर द ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। कैसे ट्रेड किया जाए, ठीक है, कैसे पूरा देश घूमा जाए, कैसे किया जाए, वो सब बड़ा इंक्रीज़ हुआ। अब जो राजपूत के बारे में भी लिखा हुआ है, राजपूत्स अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम क्षत्रियाज स्टेटस गेन्ड इन इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो राजपूत थे, एक ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, ठीक है, जिन्होंने क्षत्रिय का स्टेटस को क्लेम किया था, उनको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली इस टाइम पर, ठीक है, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। द मराठा, सिख, जट्स, अहोमस, क्षत्रिय, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते गए। जातीज जो थे वो फ्रेम देयर ओन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, ठीक है। जातीज अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे ताकि उनके जितना भी उनके ग्रुप में मेंबर्स हैं वो सब अच्छे से मैनेज रहे। दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ द एल्डर्स डिस्क्राइब इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत। ये रेगुलेशंस बनाता कौन था, ये रूल्स बनाते कौन थे, जाति पंचायत, ठीक है। एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, बहुत बड़े बड़े लोगों की, एल्डर्स की असेंबली होती थी, ठीक है, बच्चों की नहीं होती थी, एल्डर्स की होती थी, जिसको आप जाति पंचायत कहते हो। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो देयर, और जाति का मतलब क्या हुआ, बेसिकली कास्ट होता है ना। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस, जाति को अपने विलेज के रूल्स भी फॉलो करने होते थे और अपने जो ग्रुप के रूल्स बनाए हैं जाति पंचायत ने वो भी फॉलो करने होते थे। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय द चीफ्टेंस, कुछ गाँव में जो चीफ्टेंस होते थे वो पूरा गवर्न करते थे एरिया को। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, एक बात करें तो ये जो है एक छोटी सी स्टेट ही है, छोटी सी स्टेट, ये जो गांव मिलकर जो बना हुआ है जाति पंचायत है, उसमें फिर विलेज है, एक विलेज में जाति पंचायत है, पूरा एक स्टेट है। स्टेट में भी तो कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है, अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं रीजन एंड एम्पायर की। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी डायनेस्टीज एमर्ज, इस टाइम पे अब बहुत सारी डायनेस्टीज एमर्ज हुई। डायनेस्टी जैसे चोला, खलजीज, तुगलक, मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एम्पायर एंड दैट वाज पैन रीजनल, कवर डाइवर्स रीजन। वो क्या थी, पैन रीजनल थी, मतलब बहुत सारा एरिया कवर करती थी, ऐसा नहीं छोटा मोटा इनका कोई राज्य था, बहुत बड़ा था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स जैसे गौड़ा, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात एपिडेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज, इनकी भी बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज हुआ करती थी। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। Religions was often closely associated with the social and economic organization of the local communities. रिलीजन को हर जगह ही बहुत ज़्यादा नाम दिया जाता था, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। रिलीजन हर चीज़ में आता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन द हिंदुइज्म, इस टाइम पे जब ये डायनेस्टीज़ हो रही थी, ठीक है, ओल्ड और न्यू रिलीजन्स आ रहे थे, तो इस टाइम पर हिंदुइज्म में बहुत सारे चेंजेस हुए। क्या क्या चेंजेस हुए, दे इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज़, रॉयल पैट्रोनेज ऑफ द टेम्पल्स, नए नए डिटीज़ की पूजा करने शुरू हो गई, रॉयल पैट्रोनेज ऑफ द टेम्पल्स की बहुत ज़्यादा जो है सुरक्षा बढ़ गई। द टीचिंग ऑफ इस्लाम वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस थ्रू द माइग्रेंट्स एंड द मर्चेंट्स, जितने भी माइग्रेंट्स होते थे, माइग्रेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, जो दूसरे जगह से अपने स्टेट से दूसरी जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, मर्चेंट्स होते थे, इनको इस्लाम की टीचिंग दी जाती थी, ठीक है, इस्लाम के बारे में बताया जाता था। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक, मुस्लिम जो थे उन्होंने कुरान को अपनी होली बुक माना, एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह, और अल्लाह को वो अपना गॉड मानते थे। नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा टाइम के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि आपकी बुक में एक पेज में बता रखा है फालतू सा।
टाइम रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा कि सोशल देख लो, इकोनॉमिक देख लो, टाइम जो है चेंज होता गया, टाइम के हिसाब से लोग भी चेंज होते गए। इन द परसिस्टेंस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, आइडियाज़ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बिलीव्स में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइड इंडियन हिस्ट्री, और ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन्स ऑफ द रूलर्स। और ये किस आइडिया पे किया था, किस लॉजिक के बेस पे किया था कि जो रूलर्स हैं वो भी अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, जो राज्य चलाते हैं उनका भी एक अपना रिलीजन होता है, इसलिए इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, हिंदू, मुस्लिम एंड द ब्रिटिश। मॉडर्न हिस्टोरियंस, अभी अब आगे चलकर ऐसी हिस्ट्री होती है ना, मॉडर्न, मेडिवियल, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री फोकस ऑन, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो किस पे फोकस करती है, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स पे। डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू द एंशियंट, तो बेसिकली हमारी हिस्ट्री किस में डिवाइड हो गई, ये जो लास्ट पॉइंट है ये बताना चाहता है कि हमारी हिस्ट्री एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न पीरियड में डिवाइड हो गए। अभी अब जब 8th में जाओगे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, अभी आप मेडिवियल, अभी आप फिर अपने अभी एंशियंट पढ़ी थी पिछले साल, ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना अपने क्लास ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स में, जिससे उनको भी ये नोट्स मिल सके एंड हेल्पफुल हो। एंड एक कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे, एंड अगर आपका कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, एंड आपको किस चैप्टर पे कैसी वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिसकी वजह से आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।